नमस्कार, आप देख रहे हैं इस वक्त खबर तक और मैं हूं आपके साथ जयपाल। लगातार आज तीसरा दिन है विश्वविद्यालय परिसर में काशी विद्यापीठ में एक धरना चल रहा है जिस आरोप लगाया जा रहा है कि ये फर्जी नियुक्ति का मामला है। पर ये मामला दरअसल क्या है, कल हम आपको छात्रों की बात सुना रहे थे जो धरना स्थल पर बैठे हुए थे। आज हम चीफ प्रॉक्टर से सीधी बात आपकी कराएंगे और वो तमाम सवाल जो उनसे पूछे गए और जो सवाल आज पूरा व्हाट्सएप पर चल रहा है, सोशल मीडिया पे चल रहा है, वो हम इनसे करेंगे और आपको ये बताने की पूरी हमारी ये कोशिश होगी कि असल में सच्चाई क्या है। क्या ये मामला निजी है या विश्वविद्यालय की गरिमा पर वाकई एक चोट है। तो सबसे पहले सर स्वागत है हमसे बातचीत करने के लिए। धन्यवाद। मेरे साथ हैं चीफ प्रॉक्टर, तो इनसे हम बातचीत का सिलसिला शुरू करते हैं। सर, मेरा सबसे पहला सवाल यही है कि बाहर जितने भी छात्र बैठे हैं जो आप पर आरोप लगा रहे हैं, उनके आरोप में कितनी सच्चाई है? उनका आरोप जो है बिल्कुल निराधार है, कोई सत्यता नहीं है, बिल्कुल गलत है। उनका आरोप सर ये है कि आपका जो नियुक्ति हुआ 2002 में, उसमें आप जातिगत आधार पर यहाँ रिजर्वेशन कोटे से आपकी नियुक्ति का आपने लाभ उठाया है। तो उस हवाले से जो अभी उनके पास डॉक्यूमेंट है, उसके हिसाब से सुप्रीम कोर्ट की जो गाइडलाइन है, वो दूसरे राज्य के किसी जाति के आधार पर कोटे से किसी दूसरे राज्य में लाभ नहीं लिया जा सकता। क्या इस आधार पर आपको सर लाभ मिला है? जिस सुप्रीम कोर्ट के आदेश की आप चर्चा कर रहे हैं, आप उसका ऑर्डर देख लीजिए, किस समय का ऑर्डर है, किस समय का ऑर्डर नहीं है। वो आपको पता, मुझे देखा नहीं, मैं बता नहीं सकता। लेकिन जहाँ तक नियुक्ति का सवाल है, बोलिए, बता दीजिए। जहाँ तक नियुक्ति का सवाल है, मेरी नियुक्ति बिल्कुल सही है। जिस एडवर्टीजमेंट से मेरी नियुक्ति की गई है वो विज्ञापन संख्या 1/2002 है। इसको आप देख लीजिए, ये मेरे पास भी है, आप विश्वविद्यालय को देख लीजिए। उसमें कहीं नहीं लिखा हुआ है कि उत्तर प्रदेश का निवासी होना चाहिए, वो सबके लिए ओपन था। उसके बाद के जो ऐड निकले हैं उसमें लिखा है कि उत्तर प्रदेश का निवासी होना चाहिए यदि आप रिजर्वेशन का लाभ लेना चाहते हैं। तो इसके अलावा एक कमेटी, सुशील कुमार गौतम ने इसकी शिकायत की, इंक्वायरी कमेटी बनी। उस इंक्वायरी कमेटी में यहाँ के सीनियर प्रोफेसर, एक प्रोफेसर जो एससी कैटेगरी के थे, एक रजिस्ट्रार साहब, उन्होंने जांच किया। जांच में स्पष्ट लिखा हुआ है कि संतोष कुमार की जो नियुक्ति हुई है वह बिल्कुल सही है, क्योंकि जिस ऐड के माध्यम से इनकी नियुक्ति हुई है उसमें राज्य का इसमें कहीं भी दर्शाया नहीं गया कि उत्तर प्रदेश का निवासी होना चाहिए, जैसा कि बाद के ऐडों में है। दूसरी चीज़, संतोष कुमार ने किसी तथ्य को छिपाया नहीं है। प्लस इनकी नियुक्ति जो है सिलेक्शन कमेटी के माध्यम से कार्य परिषद की पुष्टि से की गई है। और सर, जितने भी विभाग में हमने देखा कि 3 विभाग के जो प्रोफेसर थे उनकी नियुक्ति रद्द करनी पड़ी जांच कमेटी का जो रिपोर्ट आया उसके बाद। लेकिन बाहर लोग कह रहे हैं जो धरने पर बैठे हैं कि 17 ऐसे प्रोफेसर्स हैं जिनकी नियुक्ति रद्द की गई, 18वां आप थे। पर आपका प्रभाव यूनिवर्सिटी में इतना ज़्यादा है कि आपके प्रभाव के चलते आपकी नियुक्ति रद्द नहीं की जा रही है। तो आप इस बात को मानते हैं कि आपका प्रभाव है, इस वजह से ऐसा हो रहा है? बाबू, आपका प्रश्न जो है बिल्कुल गलत है, क्षमा करिएगा। मैं बिल्कुल साधारण जैसे अध्यापक होते हैं वैसा ही हूँ मैं, टोटली डाउन टू अर्थ। ठीक है। दूसरी चीज़, जिस जांच की आप चर्चा कर रहे हैं वो जो अन्य अध्यापकों का है, बिल्कुल मुद्दा अलग है। लेकिन जब जो बाहर मेरे खिलाफ संदीप यादव जी, अनिल यादव जी कर रहे हैं, किसी अध्यापक विशेष के चढ़ाने पे जो किया जा रहा है, तो मैं उनको स्पष्ट बता दूं कि आप एक जांच समिति बना लो, मेरी भी जांच कर लीजिए, सुशील कुमार गौतम की जांच कर लीजिए और बालरूप यादव की भी जांच कर लीजिए। एक ही कमेटी से जांच कराइए, आपको समझ में आ जाएगा कि मैं सही हूँ कि वो सही है। आप सर सीधे तौर पर उस प्रोफेसर का नाम ले रहे हैं, आप उनको इस विवाद में शामिल कर रहे हैं, लेकिन वो धरने से उनका कोई लेना देना सीधे तौर पे नहीं नज़र आ रहा। तो एक विवाद और बता रहे हैं लोग कि 1990 में आपके साथ सुशील कुमार गौतम, जिनका आप नाम ले रहे हैं, उनके साथ आपका विवाद हुआ। तो क्या आप इस वजह से उनको इस विवाद में जोड़ रहे हैं? आपको लगता है कि सीधे तौर पर तो नहीं, लेकिन अप्रत्यक्ष रूप से वो इसके पीछे हैं, ऐसा आपको लगता है? देखिए, आप जब ऐसा करिए ना, आप सबकी कॉल डिटेल निकाल लीजिए, सुशील कुमार गौतम की, अन्य लोगों की। अब तथ्यों में, डाटा में बात करो आप, ठीक है, हायर एजुकेशन है ना। सबकी कॉल डिटेल निकाल लीजिए, आपको समझ में आ जाएगा कौन इसके पीछे। एलआई की रिपोर्ट ले लीजिए,
इससे बढ़कर तो कोई चीज़ नहीं हो सकती ना। आप ये समझ में आ जाएगा कि उनका हाथ है कि नहीं है। आप सर उनकी जांच कराने की बात कर रहे हैं। अभी 2 दिन पहले उनका प्रमोशन हुआ है, शिक्षा संकाय के अध्यक्ष के तौर पर उनकी नियुक्ति हुई है। देखो, जो आप प्रमोशन कह रहे हो रूटीन प्रैक्टिस है। 3 साल का टेन्योर होता है, वो हेड का हो चाहे डीन का हो। एक कॉन्स्टिट्यूशनल पद होते हैं का, जैसे मैं हेड हूँ, मेरा 3 साल का खत्म हो तो दूसरा आएगा, उसका फिर तीसरा आएगा। ये नियम है, ये प्रमोशन नहीं हुआ है। ये जो बताया गया गलत बताया गया। आप तो छात्र हैं कि आपको जानना चाहिए, दैट इज़ नॉट प्रमोशन, दैट इज़ ए कॉन्स्टिट्यूशनल पोस्ट विच एवरी गेट्स आफ्टर एक्सपायरी ऑफ 3 years। आपके हिसाब से जिनके ऊपर आरोप लग रहा हो उनको इस तरह का पोस्ट देना आपको लगता है सही है? ये तो यूनिवर्सिटी की तरफ से एक चूक हो गई। तो चूक है तो यूनिवर्सिटी ले अपना काम, हम उस पर क्या बोलें बताइए मुझे। वो कॉन्स्टिट्यूशनल पद है, मेरी बात मानिए। जब तक किसी को आप निर्दोष साबित नहीं कर दे रहे हैं, उस पर आप क्या कहेंगे? मैं कह तो रहा हूँ कि आप जांच कराइए ना। विश्वविद्यालय जो भी कमेटी बनावे, आप उन्हीं से बोलिए जो नेताजी बाहर बैठे हुए, क्या संदीप जी, अनिल जी, वही लोग प्रस्ताव दें। किसी जज का नाम बता दें, किसी कमेटी का नाम बता दें, रजिस्ट्रार उस पर एग्री कर जाए, बना दें उनके मन मुताबिक जो भी ये कमेटी बना दे। किसी भी इंडिपेंडेंट कमेटी से जांच कराने के तैयार है? मेरी बात सुनो। जो मेरे खिलाफ लोग बोल रहे हैं, आप उनको बोलिए कि वो प्रशासन रजिस्ट्रार साहब से बात कर लें, वो नाम सुझावें, प्रशासन उसका संज्ञान ले ले, उन्हीं की बने कमेटी बना दें। और कमेटी बना के मेरी भी जांच करे, सुशील कुमार गौतम की भी जांच करे, बालरूप यादव की भी जांच कर लें। और जो एलिगेशन सब पे है और जो निर्दोष पाया जाए उसको तत्काल प्रभाव से निकाल दिया जाए। मुझे कोई दिक्कत नहीं है। आप अपने साथ 2 और प्रोफेसर की जांच क्यों चाहते हैं? क्योंकि एलिगेशन तो सीधे तौर पे आप पे लग रहा है। मैं बता रहा हूँ ना कि इसके पीछे कौन है। अच्छा। मैं कितनी बार रिपीट करूँगा आपको? तो इसके लिए आपको सर लिखित तौर पे देना होगा, क्योंकि धरने में और उनके जो विज्ञापन है उसमें इस बात का जिक्र नहीं है। जयपाल जी, ऑलरेडी मैंने प्रशासन को लिखित दिया हुआ है। आप प्रशासन से जाके पता करें, ऑलरेडी गवर्नर हाउस से महामहिम जी के यहाँ से इंक्वायरी आई हुई है। आज तक विश्वविद्यालय ने उन पे जांच क्यों नहीं कराई? मेरी तो जांच कराई आपने, उनकी जांच क्यों नहीं करे? प्रभावी मैं हूं कि वो में बताएं मुझे आप। और डबल इनकम ग्रुप में आता है, मैं सिंगल इनकम ग्रुप में आता हूं। मेरी वाइफ हाउसवाइफ है। प्रभाव उनका है कि मेरा है? पीछे का रिकॉर्ड देख लीजिए 7 साल का। आप पत्रकार हैं, आप यहाँ के छात्र भी हैं, सच्चाई को भापिए, उसकी तह तक जाइए, आपको पता चल जाए क्या सच्चाई है क्या गलत है। तो आपको क्या लगता है कि क्यों इस तरह से आप पर ही केवल टारगेट आपको किया जा रहा है? आपको ऐसा लग रहा है, या इसके पीछे जिनको आप बता रहे हैं वो हैं? तो क्या चाहते हैं वो लोग, उसके लिए आप कैसे उनको प्रश्न का आप मुझसे उत्तर चाहते हैं? उसका उत्तर यह है कि कुछ दिन पहले जो उस समय अध्यक्ष हुआ करते थे संदीप यादव जी, जो पूर्व अध्यक्ष हो गए हैं, उन्होंने मुझे फ़ोन किया शाम को 6 बजे के आसपास, कि नहीं 9 बजे के आसपास, और वो थे मेरे ख्याल से छात्र संघ भवन से निकले होंगे। उन्होंने कहा कि सर मुझे 3 नंबर गेट खुलवा दीजिए। मैंने उनसे कहा कि बेटा 9 बज गए हैं, उसकी चाबी यहाँ रहती नहीं, चाबी रहती गेट नंबर 1 पे रहती है, आप वहाँ से चले जाइए, गेट नंबर 2 से बाहर चले जाइए। बोले सर मेरे लिए भी नहीं खुले। मैंने कहा मेरे लिए हर एक छात्र छात्रा बराबर है। उनको यह बात नागवार लग गई। उन्होंने कहा कि सर ठीक है मैं आपको देखूँगा। दूसरी चीज़, उसके कुछ दिन बाद अनिल यादव जी का फ़ोन आया शाम को 6 बजे के आसपास, गेट नंबर 4-5 जो बैंक के पास है। उन्होंने कहा कि सर मेरे लिए गेट नंबर 3, 4-5 इनको अंदर आना होगा, अंदर खुलवा दीजिए। मैंने कहा बेटे वो शाम को बंद हो जाता है, और गार्ड भी, और जब तक ये वो गार्ड से गार्ड को गाली दे चुके थे। तो मैंने कहा अनिल जी आप मेरी बात करिए गार्ड साहब से। गार्ड कोई पाठक जी थे, वो बेचारा रोने लगा फ़ोन पे, बोला सर मुझे गाली गलौज की है। मैंने कहा उनसे फ़ोन पे, मैंने कहा स्पीकर ऑन कर दीजिए। मैंने कहा अनिल जी आपने उनको गाली क्यों दिया? अगर गार्ड ने बोला गेट बंद है तो गार्ड बोला मैंने बोला है, गार्ड ने नहीं बोला है, वो इंस्ट्रक्शन मेरे फॉलो करता है। उन्होंने कहा गेट बंद है। मैंने कहा कि आप जवान आदमी हो, गेट बंद, तो गेट नंबर 2 से अंदर आ जाइए। उन्होंने कहा कि साहब आपके कागज़ मेरे पास आ गए, मैं देख लूँगा। मैंने कहा बेटा देख लेना चाहूँ। यही चीज़ है, सत्यता यही है। इन दोनों लोगों को लगा कि हम पदाधिकारी हैं वर्तमान के, पूर्व के, और चीफ डॉक्टर हमारी बात को नहीं मान रहा है। मैं गलत हूँ क्या? जो असहाय है, बेसहाय है, बिल्कुल कमज़ोर छात्र है, उसके लिए गेट बंद करवा दूँ? आपके लिए गेट खुलवा दूँ मैं? क्यों? गेट खुलेगा, सबके लिए खुलेगा। तो ये आप मानते हैं कि उनका पर्सनल ईगो यहाँ धरने का रूप ले लिया है? बिल्कुल है, उनका पर्सनल ईगो है।
प्लस चूँकि वो छात्र, देखिए छात्र तो अभी भी हैं, कल भी रहेंगे हमारे लिए, दोनों संदीप हो चाहे अनिल हो, लेकिन उनके इस ईगो को अध्यापकों ने एनकैश करने का काम किया। वो आप पर आरोप लगा रहे हैं कि आपका ईगो इतना ज़्यादा है कि 3 दिन से धरने पर बैठे हैं, आप नज़र तक नहीं फेरते हैं, उसी रास्ते से पैदल जा रहे होते हैं लेकिन बात नहीं कर रहे हैं, और यहाँ पर अपने पक्ष में उन छात्रों को बुला रहे हैं जो उनके विरोध में हैं। और इस हाँ, आपका प्रश्न बिल्कुल गलत है बेटा, बिल्कुल गलत बोला आपने, शब्द वापस ले लीजिए आपने, क्योंकि ये मेरा सवाल है, ये हम सवाल कर सकते हैं, आप जवाब कुछ भी मैं जवाब में दूंगा, छात्र भी तो हो यार, पत्रकार भी हो, छात्र भी हो आप। बिल्कुल सर, इस समय भूमिका सर मेरी पत्रकारिता की है। ठीक है, आप ड्यूअल भूमिका में हैं, तो मैं भी ड्यूअल भूमिका में हूँ, आपका अध्यापक भी तो हूँ मैं। बिल्कुल बिल्कुल। प्रशासनिक पद अलग है। पहली बात तो जितने भी छात्र यहाँ पे आते हैं वो अपनी मर्जी से आते हैं, ठीक, उनको मुझसे प्यार है, मुझसे लगाव है, उनको तथ्यों की जानकारी है, उनको लगता है कि सरकार से नाइंसाफ़ी होती है तो वो आते हैं। बात समझ रहे हैं मेरी? दूसरी चीज़, जिस दिन पहले दिन वो बैठे थे बाहर, संदीप यादव जी थे और उनके साथ राहुल सोनकर जी थे। मैं पहले अकेले गया, मेरे साथ कोई नहीं था, मेरे साथ गार्ड साहब थे, यादव जी मेरे साथ रहते हैं जो, वो गए, तो मैंने कहा आप दूर रहिएगा। मैं जाते ही बोला सोनकर जी से, राहुल मैं, सोनकर बेटा क्या है, क्या मामला है, तो वो उनका था सर इससे बात करिए, उनके लेफ्ट बैठे थे, राहुल जी यहाँ थे, उनके लेफ्ट में संदीप जी थे, बोला सर इससे बात करिए। मैंने कहा संदीप क्या हो गया बेटा बताओ, क्या दिक्कत हो गई? संदीप जी ने कोई जवाब नहीं दिया। मैं 5 मिनट खड़ा भी रहा, फिर मैं चला आया। अब मुझे बताइए मैं क्या करूं? आपको लगता है कि मुझे बात करना चाहिए था, तो वहाँ संदीप जी आए बात कर लें, अब मैं जाकर बात करूं, बोलिए, मुझे कोई ईगो नहीं है, मैं ईगो लेकर क्या करूँगा? मैं अध्यापक आदमी यार, आज चीफ डॉक्टर हूँ, चीफ डॉक्टर हमेशा के नहीं ना है, किसी बहुत ही तो है नहीं, आज हैं कल नहीं रहेंगे, लेकिन अध्यापक तो रहेंगे, तो जीवन भर रहेंगे, मरते दम तक रहेंगे। तो मेरे में एक आपको और बता दो किस्सा, इसी पुलिस चौकी का किस्सा है। किसी मामले में संदीप यादव जी, अनिल यादव जी को वहाँ पे बैठा लिया गया था, वो मैटर मैं आपको बता नहीं सकता, हर आदमी की अपनी इज्जत है, मान सम्मान है, एक अध्यापक हूँ, मेरा ये भी फ़र्ज़ है कि मैं उनकी भी मान सम्मान की रक्षा करूँ, संदीप यादव जी की भी, अनिल यादव जी की भी। मैं खाना खाने जा रहा था, संदीप जी का फ़ोन आया, गुरुजी आप 2 मिनट के लिए आ जाए, बहुत ज़रूरी है। मैं हाथ का निवाला खाना छोड़ के मैं आया। कोविड एकदम स्टार्ट हुआ था, कोरोना काल। आने के बाद जब मैं चौकी में आया तो वहाँ चौकी इंचार्ज साहब थे और भी दरोगा जी लोग बैठे थे। मामले से मुझे अवगत कराया गया। मुझे मामला सुन के बहुत शर्म लगा। जिस व्यक्ति के खिलाफ़ इन लोगों ने किया था, श्रीवास्तव जी थे, मैंने हाथ जोड़कर से माफ़ी मांगी। मैंने कहा कि देखो आप इनको माफ़ कर दो, इनके बदले मैं माफ़ी मांग रहा हूँ कि मैं इनका टीचर भी हूँ, चीफ डॉक्टर भी हूँ। इन्होंने जो गलती किया उसकी मैं आपसे क्षमा मांगता हूँ। आपका जो नुकसान है बोलो पैसा मैं आपको भर दूंगा। इस पे वो व्यक्ति खड़ा हो गया, नहीं सर गुरुजी आपने कह दी इतना बहुत है। तो मैंने गलती की ना। जिस छात्र के लिए मैं वहाँ जाके माफ़ी मांगता हूँ चौकी में जाके, और वह व्यक्ति अपने एक झूठे ईगो के लिए कि मैंने गेट नहीं खोलने मना कर दिया और किसी के चढ़ाने मेरे खिलाफ कर रहे हैं। ये मैं आशीर्वाद देता हूँ अपने बाप के मन से कि जो उन्होंने मेरे साथ किया है ईश्वर उनको इसका 100 गुना दे। जो मेरे साथ कर रहे हैं ना, ईश्वर उनके साथ वैसा करे। आप इसको पर्सनल ईगो बता रहे हैं सर, लेकिन एक दूसरा सवाल यह है कि यहाँ के एक पूर्व छात्र MP8 के नहीं शायद BP8 के हैं, उनका कहना है कि यहाँ एक ट्रैक सूट फिजिकल डिपार्टमेंट में टेंडर होता है, वो ट्रैक सूट कुछ 5,000 उसकी कीमत बता रहे हैं और वो 1,000 के ट्रैक सूट को 5,000 बताकर उस तरह वितरित किया गया छात्रों में। वो टेंडर आपने ही अपने कुछ पसंद के लोगों को दिया था, तो इस वजह से भी वो सारे लोग आपके समर्थन में यहाँ आज आपका वो कर्ज चुका रहे हैं, ऐसा उनका आरोप है। पहली चीज़, जब मैं हेड बना डिपार्टमेंट ऑफ फिजिकल एजुकेशन का, पहला काम किया मैंने वहाँ कैमरा लगवाया कि हर चीज़ ट्रांसपेरेंट हो। ध्यान सुनिएगा मेरी बात। मेरा ऑफिस स्टाफ जो क्लर्क स्टाफ है या जो क्लास 4 एम्प्लॉई है उनसे पूछिएगा, कोई चीज़ वहाँ पे छिपी नहीं रहती है। नहीं तो पहले ऑफिस ऑर्डर नहीं दिखाई देते थे, अटेंडेंस रजिस्टर गायब हो जाता, तमाम चीज़ होती थी। मैंने आने के बाद बिल्कुल वहाँ कर दिया, नहीं बिल्कुल जो आता है मैं लिखता हूँ कि सबको बताओ, सबको दिखाओ, जो डॉक्यूमेंट मांगता है उसको दिखाइए, वो सुशील जी हो, कुंदन जी हो, कोई भी हो, कोई चीज़ छिपाता नहीं, ट्रांसपेरेंट। दूसरा चीज़, ये मेरे कार्यकाल की देन है कि जो यहाँ फिजिकल एंट्रेंस होता था, जहाँ पे तमाम तरह के एलिगेशन लगते थे, तमाम तरह के XYZ बहुत कुछ चीज़ें थी, आप अच्छे से जानते हो चीज़ों को,
मैंने आने के बाद सारा टेस्ट कैमरे में करवाया, जो आज भी यूट्यूब पे आपको मिल जाएगा। और जो छात्र आपने टेस्ट किया, टेस्ट करते ही आपकी जो परफॉर्मेंस थी, एक्सपर्ट आपसे दिखाता था, आपसे साइन लेता था हर इवेंट पे। और यही प्रक्रिया जो हम आगे टेस्ट कराऊंगा उसमें होगा। रही बात ट्रैक सूट की, ये जो एलिगेशन लगाया गया है बिल्कुल गलत है। जो ग्रुप था वो बीपीएड का हो चाहे एमपीएड का हो, मैंने उनसे पूछा भाई किसको चाहते हो, कौन सी कमेटी बने जो परचेज करेगी? मैं नहीं करूँगा, क्योंकि यही प्रक्रिया सुशील कुमार गौतम जी की, जिसमें पैसे का लेन देन का आरोप लगा था, उन पर तमाम चीज़ें थी, पुष्टि भी हुई बाद में, कुलपति के संज्ञान में भी है, जिसमें वो कार्रवाई होनी थी, लेकिन विश्व प्रसाद ने कार्रवाई उनके खिलाफ नहीं की। समझ रहे हैं? यही एलिगेशन। तो मैंने कहा कि बेटा ऑलरेडी मेरे विभाग के टीचर पर लग चुका है, मैं इसमें इन्वॉल्व नहीं, ना मैं रहूँगा, ना मेरा कोई टीचर रहेगा, सुशील भी नहीं रहेंगे, कुंदन जी भी नहीं रहेंगे, और ना मेरा कोई क्लर्कल स्टाफ या कोई रहेगा। मैंने कहा कि आप अपनी कमेटी बनाओ। उन्हीं छात्र छात्राओं ने मिलकर एक कमेटी बनाई कि नहीं ये अच्छे आदमी है, ये अच्छा दौड़ भाग करके अच्छा सामान खरीदेंगे। वो कमेटी ने बना दी और उस कमेटी ने सामान को परचेज किया और सबको डिस्ट्रीब्यूट किया। रही चीज़, दूसरी चीज़, मानव को सबको सेटिस्फाई करना बेटा बहुत मुश्किल है। एक ही घर में 2 संतान होती है, माँ बाप को नागवार हो जाता है, ये सच्चाई है। तो आपको लगता है कि ये जो संतान बाहर बैठे हैं ये आपसे असंतुष्ट इसलिए हैं क्योंकि इतना कर पाना मुश्किल है? नहीं, मैं जितना, आप कोविड-19 का देखिए ना, कोविड-19 जब शुरू हुआ वहाँ से लेकर अब तक आप ये कैंपस देखिए और बनारस के जितने कैंपस देख लीजिए, किस कैंपस में कितनी मेहनत हुई, क्या कुछ समझ आ जाएगा। मैं अपने मुँह से क्या कहूँ, मैंने क्या किया क्या नहीं किया, या मेरे बारे में जो यहाँ के टीचर हैं, कर्मचारी हैं, छात्र, पूछिए ये मेहनती है कि नहीं है, काम करता है कि नहीं करता, इसने क्या काम किया 6 महीने में, समझ में आ जाएगा आपको। ठीक है। अब प्रभाव वाला सवाल सर इसलिए था क्योंकि ये आरोप है आप पर कि 8 पद आपको विश्वविद्यालय में मिला हुआ है। एक प्रोफेसर के ऊपर इतना सारा बोझ, जो कि महत्वपूर्ण पद आपके पास है, क्या ये अलग अलग प्रोफेसर्स के पास होता तो उस काम में क्वालिटी नहीं आती, या आप इन सारे पदों पर बेहतर कार्य कर पा रहे हैं? जो यह आरोप लगा है बिल्कुल गलत है। कोई 8 पद मेरे पास नहीं है बेटा। इससे पूर्व भी जो लोग थे, चीफ प्रॉक्टर भी थे, हेड भी थे, तमाम कैंपस के डायरेक्टर भी थे, XYZ कोई भी थे, बहुत से लोग थे, आज भी है कई लोग, कोई पद। मेरे पास जो पद है, एक जो हेड का है वो कॉन्स्टिट्यूशनल पद है, वो XYZ जो भी रहेगा उसको मिलेगा ही मिलेगा। कल को आपका टर्न आएगा तो जयपाल जी भी वहाँ हेड बनेंगे, तो क्या हो गया, कॉन्स्टिट्यूशनल पद हो गया। दूसरा, सेक्रेटरी का इसलिए मेरे पास है कि मैं पहले सेक्रेटरी था, चूँकि स्पोर्ट्स का ही मकाम है, तो यदि स्पोर्ट्स के विभाग में जहाँ स्पोर्ट्स का काम है आप दूसरे विषय का सेक्रेटरी बनाएंगे तो क्या लाजमी है? हम स्पेशलाइजेशन के दौर में है, जो जिस चीज़ का एक्सपर्ट है उसको रहना चाहिए। आज मैं हूँ, कल को दूसरा हो जाएगा। और चीफ प्रॉक्टर, चूँकि मेरी कार्यशैली है, मैं जब से यहाँ ज्वाइनिंग किया हूँ तब से हर एक चीफ प्रॉक्टर कार्यकाल में मैं सहायक प्रॉक्टर रहा हूँ, मैंने काम किया है। मेरे आदर्श रहे हैं प्रोफेसर महेश विक्रम सिंह जी, प्रोफेसर कल्पना पांडे जी, जिनका मैं रह के मैं सीखा हूँ, काम किया हूँ मैंने। तो आज यदि मुझे मौका मिले तो काम करना चाहिए मुझे, मैं काम कर रहा हूँ। आप कमी बताओ ना काम क्या नहीं किया मैंने। यहाँ बहुत से टीचर हैं जो हेड भी हैं, डीन भी हैं, किसी के डायरेक्टर भी हैं, और भी कोऑर्डिनेटर हैं, कोर्स कोऑर्डिनेटर, तमाम चीज़। तो इसमें क्या हो गया? 8 पद जो बता रहे हैं बिल्कुल गलत है ये। तो सर इस पूरे धरने का परिणाम क्या निकलना है? आपको क्या लगता है, वार्तालाप होगी या आप यहाँ से कमरे से लोगों को जुटाकर अपनी बात कहेंगे और वो आप बाहर से कहेंगे? मैं आपके मन से कहना चाहता हूँ कि यदि संदीप जी को, अनिल जी को या उनके किसी ग्रुप को मुझसे बात करनी है तो स्वागत है, वो आ जाएं। उनको आने में ईगो है तो बोले मैं चल जाऊँगा, बात कर लूँ, मेरे कोई दिक्कत नहीं बात करने में। मैं क्यों नहीं बात करूँगा भाई? मैं बार बार कह रहा हूँ, है तो मेरे छात्र ही ना, वो मेरे छात्र हैं। मैंने आपसे इतनी चर्चाएं की, मैंने कोई किस्सा आपको बताया नहीं ना कि वहाँ क्या चौकी में हुआ था, हमने बताया आपको? नहीं बताया ना। इशारों में आपने तो जिक्र कर ही दिया, आप जो सुनने वाला होगा। इशारे समझदार हो गए जयपाल। तो ऐसा नहीं है, मुझे पता है कि, लेकिन वह जो मुझे वहाँ से गाली दी जा रही है, मेरे सम्मान को ठेस पहुँचाया जा रहा है, वो ठीक है क्या? उससे आपको तकलीफ तो हो ही रही है? तकलीफ नहीं, बहुत दुख है, इतना दुख है कि मैं उसको बयान नहीं कर सकता। तो
सर इसको पहले दिन रोका क्यों नहीं जा सकता? क्योंकि अखबारों में जब आपके नाम और आपके पद की जो छवि डैमेज हो रही है, उससे तो विश्वविद्यालय को भी काफ़ी ज़्यादा उसका जो गरिमा है वो कम हो रहा है, और ये 100वां साल है विश्वविद्यालय का, और इस तरह से संवादहीनता की कमी सर कहीं और आगे न चली जाए, बात बिगड़ न जाए, उसको संभालने के लिए पूरा प्रशासनिक अमला क्या कर रहा है? मैं आपसे एक सहायता मांगता हूँ, आप मुझे बताइए मैं कैसे हैंडल करूँ, आप बता दीजिए। आपने प्रश्न किया है, शायद मैं उसमें नहीं कर पा रहा हूँ कि मैं उनको समझा नहीं पा रहा हूँ। मेरा अपना ही मैटर है, मैं जाकर उनसे क्या पैरवी करूँ, क्या बोलूँ उनसे मैं? आप 6 महीने का कार्यकाल देखिए मेरा, यूनिवर्सिटी मैंने कोई बवाल होने नहीं दिया। यदि कहीं कुछ होता था मैं तत्काल, मैं हूँ या मेरे साथ चीफ वार्डन साहब विनोद सिंह जी, हम लोग तत्काल, या मेरा प्रोक्टोरियल बोर्ड अमरिंदर सिंह भाई साहब, सब लोग मिलके हम लोगों ने उस चीज़ को वहीं देन एंड देयर ख़त्म किया। वो एग्ज़ाम का हो, डिसिप्लिन का हो, मॉस हॉस्टल का हो, मेस का हो, छात्र की कोई समस्या हो, या पीएचडी स्कॉलर और गाइड के बीच के संबंधों का कोई, मैंने उसको सुलझाया, उसको बैठा के सुलझाया और घंटों में सुलझा दिया है। जो कई वर्षों का मैटर था वो मैंने सुलझाया है। मुझे इस बात पे गर्व है। मैंने कुलपति से कहा कि सर यदि मेरा मैटर ना होता मैं सोल्व करा देता। अब दूसरी बात, जब इसको कोई मोटिवेट कर रहा है, तमाम प्रकार प्रलोभन दे रहा है, मिसगाइड कर, उसको क्या करेंगे आप? इसमें आप कुलपति जी की भूमिका को कितना महत्वपूर्ण मानते हैं? कुलपति जी की भूमिका बिल्कुल सही है। जो एक घर को मुखिया करना चाहिए बिल्कुल सही है, वो 100% सही है, और मैं गर्व महसूस करता हूँ कि मैं उनके अंडर में काम करने का मौका मिला है। इस मामले को कैसे हैंडल कर रहे हैं? क्या कर दें वो बताइए। नहीं, कुलपति जी इस मामले को हैंडल कैसे कर रहे हैं? जैसे करना चाहिए वो कर रहे हैं। जैसे मेरे लिए छात्र उनके लिए छात्र है ना। क्या मैं इनको जेल भेज दूँ तो निर्णय हो जाएगा? आप मुझे बताएं, यदि मैं अपने छात्रों को जेल भेज दूँ तो निर्णय हो जाएगा? यहाँ तमाम लोग मेरे लोग मिसगाइड करेंगे, यहाँ पे उनको जाकर 10 चीज़ बताएंगे। जेल भेजना सलूशन नहीं है। यदि मेरा छात्र बदमाशी करता है तो मैं उसको डांटूंगा, कान पकड़ूंगा, डांटूंगा, और समझ में आता है। जेल भेजना सलूशन नहीं किसी का कि उसको कैरियर खराब कर दूँ मैं किसी का, ये मेरा काम नहीं है। उसके लिए पुलिस प्रशासन बैठी है। बातचीत के लिए सर बहुत बहुत शुक्रिया। आपको भी। तो आपने सुना है, बड़े ही बेबाकी से चीफ प्रॉक्टर सर ने अपनी बात रखी है। उम्मीद है कि बाहर जो धरना दे रहे होंगे उनको भी अपने सवालों का जवाब मिला होगा, और हमारे दर्शक जो देख रहे हैं इस पूरी घटना को उनको भी अपना जवाब मिल रहा होगा। उम्मीद है कि कुलपति साहब इसमें कुछ हस्तक्षेप करें, और जैसा कि चीफ प्रॉक्टर बता रहे हैं कि वो अपनी भूमिका पर बिल्कुल सही और खरे साबित हो रहे हैं। देखते रहिए हमारे साथ, बने रहिएगा खबर तक के साथ। बहुत बहुत शुक्रिया।